स्वागत है। आज का टॉपिक है अध्याय फर्स्ट है और अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति। प्रकृति अर्थशास्त्र की परिभाषा में आएगा। अर्थशास्त्र की परिभाषा फर्स्ट परिभाषा है न्यूटन के अनुसार अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। फिर धन संबंधी परिभाषाएं अथवा क्लासिकल दृष्टिकोण। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ की पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में राजनीतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं अथवा न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण। मार्शल के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है। फिर मार्शल की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैनन के अनुसार आएगा। और राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सभी कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। पीगो के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। फिर है रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर इसमें आएगा अध्ययन करता है प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किसी प्रकार से मनुष्य और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ उत्पादन साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। प्रोफेसर पीगो के अनुसार अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि मानव व्यवहार वह विशिष्ट पहलू है जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यवसाय से संबंधित मानव व्यवहार है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है, कभी आदर्श विज्ञान है। अतः अर्थशास्त्र का संबंध दोनों विज्ञानों से है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का स्वभाव अर्थशास्त्र कला या विज्ञान, वास्तविक विज्ञान या आदर्श विज्ञान है। यह आएगा ज्ञान कम आएगा। ज्ञान में विज्ञान कला कक्ष विज्ञान में आएगा वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। फिर इसमें आएगा आदर्श विज्ञान। इसमें है विज्ञान किसी विषय के ज्ञान का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। वह किसी कार्य के कारण तथा परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है। पर्यवेक्षण तथ्यों का एक विश्लेषण, वर्गीकरण तथा उसके आधार पर नियम का निर्देशन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की
विज्ञानों की ही भांति इसमें भी नियम है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उतने सत्य नहीं है जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं और यदि ये मान्यताएं अपरिवर्तित रही तो नियम लागू होगा, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान मानना उचित होगा। यह कला ज्ञान का व्यवहारिक पहलू है जो ज्ञान को व्यवहार में लाने के सर्वोत्तम ढंग पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार कला विज्ञान का क्रियात्मक रूप है। विज्ञान तथा कला एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। किसी विषय का हम जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं वह विज्ञान है, पर इस बात का क्रमबद्ध तथा उत्तम प्रयोग ही कला है। वास्तविक विज्ञान हमारे सम्मुख किसी भी स्थिति को जोका तो रखता है, जबकि कला वह पुल है जो वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान को एक में मिलाता है। अर्थशास्त्र का अपना व्यवहारिक पहलू है, इसलिए अर्थशास्त्र का कला पक्ष भी है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, विशेष रूप से रिकॉर्डों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है। मार्शल इस विचार के थे कि अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला कहने से उत्तम होगा कि यह कहा जाए कि अर्थशास्त्र विशुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान क्या है का उत्तर देता है, क्या होना चाहिए के संबंध में कुछ नहीं कहता है। आदर्श विज्ञान क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का भी अध्ययन करता है। किन्स ने वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हुए इस प्रकार अपना मत व्यक्त किया। वास्तविक विज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान है जो क्या है से संबंधित है। आदर्श विज्ञान या नियंत्रित विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का वह रूप है जो क्या होना चाहिए है, क्या व्हाट आउट टू बी से संबंधित है तथा यह यथार्थ के स्थान पर आदर्श से संबंध है। फिर इसमें आएगा आदर्श से संबंध है, इसमें है प्रोफेसर मार्शल तथा पिगू ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों के रूप में देखा। हॉब्सन, हार्ट्रे, केन, क्रॉस आदि अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र में अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के आदर्श का पालन किया जाता है। आदर्श विज्ञान तथा वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र के दो अलग अलग भाग नहीं, दो पहलू हैं। वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक पहलू है, जबकि आदर्श विज्ञान उसका व्यवहारिक पहलू है। आर्थिक स्थितिकी तथा प्रावैगिकी इसमें आएगा। स्थितिकी तथा प्रावैगिकी शब्द अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक यांत्रिकी से ग्रहण किए गए हैं। फिर इसमें आएगा स्टैटिक शब्द लैटिन भाषा के स्टेअस से बना है जिसका अर्थ है स्थिर करना। अर्थशास्त्र में स्थितिकी का अर्थ है एक विशेष स्तर पर गति की वह विशिष्ट स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। क्लार्क के अनुसार यह वह स्थिति है जहां अपनी अनुपस्थिति में 5 प्रकार के परिवर्तन प्रमुख रहते हैं। जनसंख्या का परिमाण, सेकंड है पूंजी की पूर्ति, थर्ड है व्यापार संगठन के रूप में, और लोगों की आवश्यकताएं स्थिर रहती हैं परंतु अर्थव्यवस्था समान गति से काम करती रहती है। स्थिति की अवस्था वह काल रहित टाइमलेस अर्थव्यवस्था है जहां कोई परिवर्तन नहीं होता और जो संतुलन में होती है। रॉबिन्स की और चैम्बरलिन की इस आर्थिक स्थिति के प्रयोग हैं। व्यष्टि अस्थितिकी मॉडल में मांग तथा पूर्ति के संबंध में एक समय पर कीमत निर्धारित करते हैं जो कि काल पर्यंत स्थिर होते हैं। के दिए हुए फलन हैं। डी बराबर एफ पी, एस बराबर एस एफ पी, समीकरण 1-2 से, ठीक है। फिर इसमें आएगा डी बराबर एस, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये पी पॉइंट है, क्यू और ई पॉइंट। फिर इसका एस, ये एस है, ये डी है, ये कीमत है, ये मात्रा है, ये इसका ओ पॉइंट केंद्र, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा समष्टि स्थितिकी, इसमें आ जाएगा किन्स के
इस स्थैतिक मॉडल के अनुसार राष्ट्रीय आय का स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां कुल पूर्ति फलन कुल मांग फलन को काटता है। फिर इसमें आएगा y अक्ष, इसमें है x अक्ष, फिर y अक्ष आय हो गया और ये उपभोग सी है, निवेश आई हो गया, ये 45 डिग्री ई पॉइंट है, सी प्लस आई सी 45 डिग्री आय है। फिर इसमें आएगा आर्थिक प्रावैगिकी एक लेने कहा है प्रावैगिकी का संबंध आवश्यक तौर से परिवर्तन और असंतुलन की स्थितियों से है। आर्थिक प्रावैगिकी समय पक्षाताओं परिवर्तनों की दरों तथा चरों और प्रत्याशित मूल्यों से संबंध रखती है। कोब-वेब मॉडल व्यष्टि प्रावैगिकी की है। कोब-वेब मकड़ जाल मॉडल का प्रयोग लंबी समय अवधि पर मांग, पूर्ति और कीमत की गतिशीलता की व्याख्या के लिए किया जाता है। बहुत सी नाज़मान कृषि वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें और उत्पाद दीर्घ काल पर निर्धारित होते हैं और वे चक्रीय गति दर्शाते हैं। यह आएगा वर्तमान वर्ष टी की पूर्ति उत्पादन स्तर से संबंधित पिछले T-1 की ऋणों पर आधारित है। अतः वर्तमान उत्पादन पिछले वर्ष की कीमत T-1 द्वारा प्रभावित होती है। पूर्ति और मांग फलन दोनों रेखीय है। कोब-वेब प्रमेय के इस प्रतिपादन में पूर्ति फलन एस टी बराबर एस ब्रैकेट में T-1 मांग फलन है, डी टी बराबर डी पी टी जब पूर्ति और मांग मात्राएं बराबर संतुलन होगा। एस टी बराबर डी टी किसी मार्केट में जहां उत्पादक की वर्तमान पूर्ति पिछले वर्ष की कीमत की प्रतिक्रिया में होती है तो संतुलन अनेक लगातार अवधियों पर समायोजनाओं की श्रृंखला द्वारा स्थापित हो सकता है। फिर इसमें आएगा हो सकता है इसमें आएगा ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये है x अक्ष। फिर इसमें आएगा ये कीमत है, कीमत और ये P पॉइंट है, ये P3 है, ये P है, ये P2 है, ये B से D है, फिर G F S C, फिर ये A है, ये L है, ठीक है, ये Q1, ये Q3, ये Q2 और Q है और फिर 0। फिर इसका आ जाएगा आगे समष्टि प्रावैगिकी, इसमें आ जाएगा ये है समष्टि प्रावैगिकी मॉडल को कुरिहारा ने किन्स के निवेश गुणक से वर्णित किया जहां उपभोग पिछली अवधि की आय का फलन है, अर्थात CT बराबर F y T-1 और निवेश समय तथा स्थिर स्वायत्त निवेश डेल्टा I का फलन है, अर्थात IT बराबर F डेल्टा I। इसमें आया ग्राफ में CI फिर है Y, यह I YN Y1 Y0 T+1 T+2 EN T0, यह है E0 डेल्टा, यही 45 डिग्री है, C प्लस I प्लस डेल्टा I EN। फिर इसमें आएगा ये उपभोग निवेश है, यह आय है। फिर इसमें आएगा दूसरे विश्व युद्ध से पहले व्यापार चक्रों के जलवायु संबंधी मनोवैज्ञानिक और मुद्रा सिद्धांतों की प्रकृति स्थितिक थी। रिकॉर्डों का वितरण सिद्धांत तथा मालथस का जनसंख्या सिद्धांत प्रावैगिकी के प्रयोग हैं। मार्शल का अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कीमत निर्धारण का भेद भी प्रावैगिकी विश्लेषण से संबंध रखता है। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है जिसका अर्थ छोटा होता है। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ है बड़ा। इस प्रकार माइक्रो एक छोटी इकाइयों से संबंधित है जबकि मैक्रो बड़े समूह से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण निकाय का अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र इस निकाय के संघटक अंग का अर्थशास्त्र है। फिर इसमें आएगा, इसमें है पॉइंट संतुलन की अवधारणा। फिर इसमें आएगा साम्य का विचार एवं प्रकार। फिर अंग्रेजी का एक्विलिब्रियम लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। एक्विस का जिसका अर्थ है समान और लिब्रा जिसका अर्थ है संतुलन स्थिति से मिलकर बना है। इस प्रकार एक्विलिब्रियम का अर्थ समान संतुलन इक्वल बैलेंस हुआ। सन स्थिति से तात्पर्य संतुलन की अवस्था या विश्राम की अवस्था से है। सामान्यतः जब एक ही विषय या वस्तु ऑब्जेक्ट पर क्रियाशील होने वाली दो परस्पर विरोधी
शक्तियाँ परस्पर संतुलित हो जाए तो वह वस्तु जिस पर ये शक्तियाँ कार्य कर रही थी संस्थिति की अवस्था में कही जाएगी। अर्थशास्त्र में संस्थिति का आशय यह नहीं है कि संस्थिति की स्थिति में गति नहीं होनी चाहिए, बल्कि गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर मेहता ने कहा है, अर्थशास्त्र में संस्थिति गति परिवर्तन की उपस्थिति बतलाता है, जबकि भौतिक विज्ञान ने यह संस्थिति स्वयं गति की अनुपस्थिति को ही बतलाता है। वस्तु के मूल्य के निर्धारण के संबंध में यह ज्ञात है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ जिस मूल्य पर समान हो जाती है वही मूल्य संस्थिति मूल्य होगा। क्यू डी बराबर एफ पी, क्यू एस बराबर एफ पी। इसमें आ जाएगा इस ग्राफ में y है, यह x अक्ष है, यह मूल्य, ये वस्तु की मात्रा क्यू पी, ये ई है, ये एस डी है ओ। इसलिए संस्थिति की स्थिति वहाँ होगी जहाँ P के एक निश्चित स्तर पर मांग पूर्ति के बराबर है, बिंदु E हो। संस्थिति के प्रकार, स्थिर संस्थिति एक इकाई या अर्थव्यवस्था उस समय स्थिर संस्थिति में हो जाएगी जबकि किसी कारण से संस्थिति भंग होने पर या असंतुलन होने पर ऐसी शक्तियाँ स्वयं क्रियाशील हो जाए जिससे संस्थिति की प्रारंभिक स्थिति की प्राप्ति हो जाए या उसमें उसे प्राप्त होने की प्रवृत्ति हो। फिर इसमें आएगा प्रवृत्ति, फिर है अस्थिर संस्थिति की स्थिति इस समय होगी जबकि किसी भी गड़बड़ी के कारण संस्थिति भंग होने पर ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होने लगे जिससे संस्थिति के मूल्य स्थिति निरंतर दूर ही होती जाए। इस प्रकार एक बार असंतुलन पैदा होने पर संस्थिति की मूल स्थिति पुनः ना प्राप्त हो। फिर तटस्थ संस्थिति की स्थिति इसमें आएगा उस समय होगी जबकि एक बार संस्थिति की स्थिति भंग होने पर पुरानी संस्थिति की स्थिति तो ना हो प्राप्त हो बल्कि उस स्तर पर अर्थात मूल संस्थिति की स्थिति तथा नई संस्थिति में कोई अंतर ना हो, नई संस्थिति को पहुंचकर स्थिर हो जाए। फिर इसमें आएगा इसका प्रदर्शन नीचे दिए चित्र में किया गया है। इसमें ए में स्थिर संस्थिति, बी में अस्थिर तथा सी में तटस्थ संस्थिति का प्रदर्शन किया गया। इसमें आएगा तटस्थ संस्थिति, फिर यह अस्थिर संस्थिति, यह स्थिर संस्थिति है ए स्थिर संस्थिति। इसमें आएगा समुद्र की सतह पर पड़ा भारी पैंदे वाला जहाज स्थिर संस्थिति में रहता है। एक अंडा अपनी तरफ साइड पड़ा हुआ तटस्थ संस्थिति में होता है तथा एक अंडा जो अपने एक सिरे पर खड़ा अस्थिर संस्थिति में होगा। आंशिक संतुलन तकनीक को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। किसी एक वस्तु के बाजार का विश्लेषण करने के लिए हम आंशिक संतुलन तकनीक को प्रयुक्त करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार यदि संबंधों की प्रणाली को कहीं ऐसे समीकरणों की सूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो केवल एक ही कीमत अथवा थोड़ी सी कीमतों द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं तो यह आंशिक संस्थिति है। प्रोफेसर मार्शल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण की समस्या के संबंध में समय तत्व को सम्मिलित किया तथा समय के आधार पर उन्होंने मूल्य को 4 भागों में विभक्त किया: बाजार मूल्य या अति अल्पकालीन मूल्य, अतः व अल्पकालीन मूल्य, दीर्घकालीन मूल्य, सामान्य मूल्य तथा अति दीर्घकालीन मूल्य। फिर इसमें आएगा इसमें है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं एवं प्रकृति। फिर इसमें है जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। संसाधनों का वैधीकरण, जोखिम घटना की बीमा, फिर जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या। यह कथन है प्रोफेसर जे.के. मेहता का। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन है रॉबिन्स का। फिर अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा देन है
पॉल ए सैमुअल्सन की। फिर धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन है मार्शल का। फिर इसमें अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधित परिभाषा दी गई है, ये रॉबिन्स द्वारा है। फिर अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय दिया जाता है जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। फिर सूची फर्स्ट में पुस्तक का नाम, सूची सेकंड में लेखक का नाम। फर्स्ट है आर्थिक विज्ञान प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, रॉबिन्स। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, मार्शल। अर्थशास्त्र है सैमुअल्सन। फिर इसमें आएगा अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चयन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। वह चर जिसको आर्थिक विश्लेषण में प्रभाव चर नहीं माना जाता, मुद्रा पूर्ति तथा सार्वजनिक ऋण। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। फिर आएगा सहअस्तित्व। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है समय की प्राप्ति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा का। फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत हैं, भौतिक एवं साधनों की दुर्बलता। फिर इसमें साधनों की दुर्बलता ये है पूंजीवाद में अभाव होता है सरकारी नियंत्रण का। समाजवादी समाज में होता है योजना। अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है इसमें था ना। फिर आएगा अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है आभूषण को। फिर एक सिद्धांत है, एक प्रमाणिक परिकल्पना। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां ना निर्यात हो और ना ही आयात हो रहा हो। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है प्रोफेसर जे.के. मेहता से। फिर किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। फिर इसमें आएगा अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है, यह कथन महात्मा गांधी